brought to you by Chandigarh University Uttar Pradesh campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। मेरठ वाली मुस्कान के ड्रम के बारे में तो अभी तक आप भूले होंगे नहीं। ड्रम, उसके बाद बैग, फिर पता नहीं और क्या क्या। लेकिन इन दिनों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक ट्रंक सुर्खियों में है। कमाल ये है कि जो कातिल है उसने अपनी तरफ से बड़ी होशियारी बरती कि शायद उसके कत्ल का भांडा ना फूटे, वो पकड़ा ना जाए, उसकी पहचान सामने ना आए। लेकिन कमाल देखिए कि जब जब उसने ऐसा करने की सोची तब तब उसके साथ कॉमेडी हो गया, क्योंकि वो हर जगह कैमरे में सबूत छोड़ता गया। अब जिस ट्रंक की मैं बात कर रहा हूँ, ये ट्रंक भी हर कैमरे में कैद होता गया। तो शुरुआत सीसीटीवी कैमरे से करते हैं और उसी के साथ साथ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि एक मार्केट है। इस मार्केट में इस वक्त एक टेम्पो में एक ट्रंक रखा हुआ है, साफ दिखाई दे रहा है। अब ये ट्रंक एक टेम्पो से जा रहा है और उसके बराबर में आप देखें तो साथ साथ एक स्कूटी है। उस स्कूटी पर दो लोग बैठे, आगे वाले ने हेलमेट पहन रखा है, पीछे वाली एक महिला, उसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक रखा है। ये पहली तस्वीर हो गई। अब इसके बाद आगे चलिए। एक अपार्टमेंट की लिफ्ट है रायपुर की। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, कुछ लोग बाहर आते हैं, एक वही ट्रंक है, ट्रंक को घसीट रहे हैं, घसीट कर ले जा रहे हैं। तो ये दूसरी जगह कैद हो गया। अब उसके बाद तीसरी तस्वीर पे आते हैं। जिस अपार्टमेंट पे ये लिफ्ट है उसी अपार्टमेंट का ये मेन गेट। अब इस मेन गेट से एक ऑल्टो कार बाहर निकल रही है। अब चूंकि ट्रंक का साइज़ काफ़ी बड़ा है तो कार की डिक्की में वो ट्रंक आया नहीं, तो इसलिए कार मालिक ने ये किया कि डिग्गी को उठा दिया, खुला छोड़ दिया और ट्रंक को रख दिया, क्योंकि दरवाज़ा, डिग्गी बंद होता नहीं, डिग्गी उनका। तो अब ये डिग्गी खुला हुआ है, ट्रंक साफ दिख रहा है और कार अपार्टमेंट से बाहर जा रहा है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ ध्यान से देखिएगा, इस कार के साथ साथ दाहिनी तरफ वही स्कूटी भी है, जो स्कूटी आपने बाजार में देखी थी। लेकिन इस बार स्कूटी पे सिर्फ एक ही पैसेंजर है, ये ड्राइवर, वो एक महिला है। इस बार भी उसने अपना चेहरा ढक रखा है। कार आगे आगे, साथ साथ में स्कूटी। अब ये निकल गए। अब एक और तस्वीर देखिए। ये उसी रायपुर शहर के एक बड़ी ख़ास वहाँ पे इलाका है, एक वाटर पार्क है, वहाँ उसके पास में एक सुनसान जगह है। उसी सुनसान जगह पर वही ट्रंक अब यहाँ पड़ा हुआ है और इस ट्रंक के बराबर में एक बैग पड़ा है। इस बैग लाल रंग का बैग है, लेकिन इस बैग के ऊपर सीमेंट के ईंट टाइप के कुछ दिख रहे हैं, क्योंकि सीमेंट जम चुका है। तो ट्रंक बराबर में है, बैग पास में रखा हुआ है, बैग के ऊपर सीमेंट है, ट्रंक के अंदर भी सीमेंट है। और यहाँ कुछ पुलिस वाले हैं, कुछ आम लोग हैं, नाक पे रुमाल रखे हुए। अब एक आखिरी तस्वीर और दिखाता हूँ। वापस उसी अपार्टमेंट की लिफ्ट में चलते हैं। इस लिफ्ट में कुछ लोग नीचे खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं लिफ्ट आने का, और उसी में एक बुज़ुर्ग शख्स है जो शायद ठीक से चल नहीं पा रहा है, इसलिए उसके पास वॉकर है। वॉकर के सहारे वो खड़ा है। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता और ये बुज़ुर्ग उस लिफ्ट में सवार हो जाता है। ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरे की 21 जून शाम के 6 बजे के बाद की है। तो ये सारी तस्वीर आपने देख ली। अब कहानी पर आते हैं। जिस शख्स को अभी आपने देखा लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा है 21 जून शाम 6 बजे के बाद, ये वो बुज़ुर्ग शख्स है जो अपने पैरों पर वॉकर के सहारे चलता हुआ इसी लिफ्ट से 6ठी मंजिल पर अपने कातिल के पास खुद जा रहा है। ये उसकी आखिरी जिंदा तस्वीर है। इसके बाद ये बुजुर्ग शख्स मर चुका है और मिलता कहाँ? उसी ट्रंक में, उस ट्रंक के अंदर रखे बैग में। ये है रायपुर के उस ट्रंक की कहानी। अब पूरी कहानी क्या है? तो पूरी कहानी की शुरुआत होती है 21 जून को। 21 जून को रायपुर के एक अपार्टमेंट में 6ठी फ्लोर पर, 6ठी मंजिल पर एक हस्बैंड वाइफ रहा करते। एक का नाम अंकित, एक का नाम शिवानी, दोनों पति पत्नी।
अंकित छत्तीसगढ़ के एक एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का बेटा और पेशे से खुद वकील है। तो ये दोनों कुछ ही वक्त पहले इस अपार्टमेंट में 6ठी मंजिल पर एक फ्लैट किराए पर लेते हैं। अब उसके बाद शाम को 21 जून को वॉकर के सहारे लिफ्ट पर चढ़ता हुआ ये बुजुर्ग शख्स, जिसका नाम किशोर है, ये 6ठी मंजिल पर पहुंचता है अंकित और शिवानी के घर में। फ्लैट में दाखिल होता है। फ्लैट में दाखिल होने के बाद थोड़ी ही देर में अंकित और शिवानी मिलकर इस बुजुर्ग शख्स को गला घोंटकर मार देते हैं। गला घोंटकर मारने के बाद लाश उनके सामने पड़ी है दोनों के, वो देख रहे हैं, लेकिन शिवानी को शक है कि पता नहीं गला घोंटने से ये मरा है या सिर्फ बेहोश हुआ है, और अगर सिर्फ बेहोश हुआ है बाद में होश में आ जाए तो क्या होगा। तो वो अपने पति अंकित से कहती है कि देखो रिस्क नहीं लेते, क्लियर, जब तक यकीन नहीं हो कि नहीं मर गया तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, तो क्या करें। तो उसने कहा चाकू उठा के लाओ। वो चाकू लाए। अब चाकू से उन्होंने हमला किया उसके गले पर। उसके बाद उन्हें यकीन हो गया कि अब ये मर गया। अब प्लानिंग पहले से थी, इन दोनों ने भी बैग में और सारी चीज़ों में आजकल लाशों को ठिकाने लगाने की जो कहानियाँ आती हैं सब सुन रखी थी पति पत्नी, होशियार पढ़े लिखे, और वो तो वकील साहब। तो उन्होंने पहले से एक लाल रंग का बैग घर में मंगा कर रखा हुआ था कि उसी बैग में ये ठूसेंगे और फिर लाश को ठिकाने लगा देंगे। इतना ही नहीं, इन्होंने पहले से ही एक ऑल्टो कार सेकेंड हैंड 60,000 रुपीज़ में ख़रीदी थी, ताकि उस बैग में लाश रख कर कहाँ ले जाएंगे, तो कैसे ले जाएंगे, तो गाड़ी में ले जाएंगे। तो इन्होंने सेकेंड हैंड गाड़ी भी खरीद ली। अब 21 तारीख की रात को किशोर का कत्ल हो गया, पति पत्नी ने कर दिया, लेकिन सीन में थोड़ा सा चेंज ये हुआ कि उन्हें गला घोंट कर मारना था, ऐन वक्त पर चाकू मारना पड़ा, क्योंकि उन्हें यकीन करना था कि वो मर चुका है। अब चाकू मारने के बाद बेतहाशा खून गिरा। अब इन दोनों ने मिलकर पति पत्नी ने खैर उस लाश को उठाया और बैग में पैक कर दिया, लाल रंग की। अब लाल रंग के बैग में पैक तो कर दिया, और फिर ये था कि रात थोड़ा सा ढले तो इस बैग को उठाएंगे और ले जाकर कहीं सुनसान जगह पर फेंक देंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों ने देखा कि बैग के बाहर से भी खून रिस रहा है। अब जिस तरीके से उन्होंने गले पे चाकू चलाया, खून बेतहाशा बह रहा है। अब बैग में लाश तो उन्होंने ठूंस दिया, लेकिन खून बाहर आ रहा है। अब दोनों घबरा गए कि खून से सने हुए इस बैग को अगर हम बाहर लेकर जाते हैं तो घर से लेकर लिफ्ट तक, लिफ्ट से लेकर नीचे और फिर पार्किंग तक खून के निशान कहीं दिख ना जाए तो लोग पकड़ लेंगे। अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं और फिर कहते हैं अब क्या करें। तो ये हुआ कि नहीं, इस बैग में तो अब लाश को ले नहीं जा सकते। अगर गला ना काटते और सिर्फ गला घोंट कर मार देते तो शायद ये दिक्कत नहीं आती, लेकिन अब तो खून है और खून बेतहाशा बह रहा है। बैग से बहते हुए खून से राज खुल जाएगा। तो अब दोनों तय करते हैं कि नहीं, इस बैग को लेकर जाना रिस्की है, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा काम करते हैं, इस बैग में लाश को यूँ ही रहने देते हैं। उसको उठाकर उन्होंने बाथरूम में रख दिया। बाथरूम में रखने के बाद अब दोनों सोचते हैं क्या करें। तो फिर उन्हें एक दूसरा आइडिया आता है कि काम करते हैं, एक बड़ा सा ट्रंक खरीदते हैं। ट्रंक स्टील का होगा, उसके अंदर बैग रखेंगे। तो ट्रंक से, चूँकि बैग जो है ये कपड़े का, ये लेदर का होता है, इससे ब्लड दिख जाता है, लेकिन ट्रंक से ब्लड बाहर नहीं आएगा। दोनों कहते हैं ठीक है। अब 21 जून को ये कत्ल किया। पूरी रात लाश के साथ दोनों पति पत्नी उसी फ्लैट में रहे। अब 22 जून की सुबह हो गई। दोनों ने अब बाज़ार खुलने का इंतज़ार किया। लगभग 11 बजे अब पति पत्नी स्कूटी पर घर से निकलते हैं और वहीं रायपुर में एक गोला बाज़ार है, उस गोला बाज़ार में जाते हैं। वहाँ ट्रंक, बॉक्स, संदूक, ये सारी चीज़ें बिकती थी, मार्केट की था। वहाँ से एक बड़ा सा ट्रंक खरीदते हैं। अब ट्रंक खरीद दिया तो स्कूटी पे तो लेके आ नहीं सकते, तो वहीं से उन्होंने एक टेम्पो किराए पर लिया और उस टेम्पो पर वो ट्रंक लदवाया। अब ट्रंक लेकर वो घर जा रहे हैं, टेम्पो वाला साथ साथ, वो पीछे पीछे। अब वो टेम्पो में ट्रंक लेकर अपने अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। अब आसपास वाले को भी ये है कि भैया कोई ज़रूरत होगी। अब ट्रंक लेकर वो घर में पहुंच जाते हैं। ये बात है 22 जून की। तो अब आगे की उन्होंने प्लानिंग की। अब उनका प्लान ये था कि जो बैग उन्होंने लाल रंग का ख़रीदा था, जिसमें लाश ठुसी हुई अब भी बाथरूम में रखी थी, उसी खून से सने बैग को इस ट्रंक में रख देंगे। लेकिन अब कत्ल हुए कई घंटे बीत चुके थे, गर्मी का महीना और ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, लाश से बदबू आने लगी थी। दोनों पति पत्नी घबरा गए कि अगर इस तरीके से लाश को ट्रंक में रख देंगे बैग समेत, बदबू आएगी, सुबह है अभी तो, रात को लाश को ठिकाने लगाना तो क्या होगा। फिर दोनों बाहर जाते हैं
इसके बाद सीमेंट खरीद कर लाते हैं, सीमेंट का लेप बनाते हैं। सबसे पहले बैग में रखी लाश के चारों तरफ सीमेंट का लेप लगाते हैं, बैग को बंद करते हैं, बैग में ताला लगा देते हैं। उसके बाद उस बैग को उठाकर उस ट्रंक में रखते हैं, ट्रंक में भी सीमेंट चारों तरफ बैग के लेप लगा देते हैं। उसके बाद ट्रंक को बंद करते हैं। अब शाम हो गई, रात का इंतज़ार कर रहे हैं कि रात को अब अंधेरा हो तो गाड़ी में रख कर ट्रंक को ले जाकर लाश को ठिकाने लगा देंगे। रात हो गई, अब इन्होंने कहा चलो बाथरूम से बाहर निकाल कर ट्रंक को दरवाजे तक रख जाते हैं, उसके बाद नीचे ले जाएंगे। लेकिन जब मियाँ बीवी ने ट्रंक उठाने की कोशिश की तो उनसे ट्रंक उठाई नहीं। एक तो बैग के अंदर लाश, ऊपर से सीमेंट अब पुख्ता हो गया था, वज़न बढ़ गया। अब वज़न इतना है कि दोनों पति पत्नी से वो ट्रंक उठ ही नहीं पा रहा है। अब क्या करें? उन्होंने कहा कि ये दोनों तो ऐसे ले नहीं जा सकते, किसी और की मदद की ज़रूरत होगी। फिर ये आया ख्याल कि चलो अभी छोड़ देते हैं, अब अगले दिन कुछ सोचते हैं। अब दूसरी रात भी लाश उसी घर में है, लाश ख़राब भी हो रही है। अब आ गई 21 को कत्ल हुआ, 22 भी बीत गया, अब 23 तारीख आ गई। 23 तारीख को इन्होंने 2 मजदूरों को बुलवाया, जानने वाले को, और उन्होंने कहा कि भाई ट्रंक है, हमारा कुछ सामान है, इसको गाड़ी तक रखवाना है। उसके बाद अब उस ट्रंक को लेकर वो लिफ्ट से उतर रहे हैं, जो तस्वीर आपने देखी लिफ्ट से। उसके बाद ट्रंक को घसीटते हुए गाड़ी तक ले जाते हैं। अब गाड़ी में दिक्कत ये कि ट्रंक आ ही नहीं रहा, बड़ा है, तो डिग्गी खोलना पड़ा। अब उनकी हालत भी ख़राब है कि ऐसे खुलेआम ट्रंक लेकर जा रहे हैं, कहीं को रोक ले, तलाशी ले, लेकिन जब आपको जुर्म करते हैं तो दिल में चोर होता है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। इधर जब वो लिफ्ट से ट्रंक में बॉडी लेकर नीचे उतर रहे थे, तब एक शख्स भी लिफ्ट से उतर रहा था। उसे अचानक लिफ्ट में कुछ बदबू का एहसास हुआ। जब लिफ्ट रुकी, बाहर आया, तो फिर उसने देखा कि लिफ्ट के बाहर फर्श पर कुछ गीला गीला सा चीज़, उसे लगा कि कहीं ये ब्लड है। अब आजकल कहीं भी ड्रम हो, बॉक्स हो, बक्सा हो, ये सारी चीज़ें कोई भारी उठा कर ले जा रहा हो तो अपने आप शक पैदा हो जाता है। अब उसे भी लगा कि कुछ तो गड़बड़। उसने फ़ौरन सिक्योरिटी गार्ड को अपार्टमेंट के बुलाया और कहा कि ये लिफ्ट में, अच्छा वो ट्रंक निकल चुका, लिफ्ट में भी बदबू है। उधर पड़ोसियों ने भी कहा कि कल से हमारे 6th फ्लोर पे बदबू आ रही है। तब सिक्योरिटी गार्ड भी थोड़ा अलर्ट, ऐसी बदबू का मतलब आजकल लोग समझने लगे। उसने फ़ौरन अपार्टमेंट के केयरटेकर को बुलाया, उसको बताया। केयरटेकर ने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर दिया कि ऐसी सी बात है। अब इधर पुलिस को फ़ोन किया जा रहा है, उधर अंकित और उसकी वाइफ शिवानी गाड़ी में ट्रंक को रख चुके हैं। ड्राइव कर रहा है अंकित, स्कूटी से पीछे पीछे चल रही है शिवानी, उसकी पत्नी, और उस गेट से निकल जाते हैं। फिर वहाँ से निकलकर रायपुर के एक नामचीन वाटर पार्क है, वहाँ पे आगे थोड़ा सन्नाटा है क्योंकि वो शहर से दूर है, बाहरी इलाके में है। वहाँ एक जगह देखते हैं और गाड़ी रोकते हैं और उस ट्रंक को वहाँ फेंकते हैं, और सीधे इसके बाद दोनों मियाँ बीवी वहाँ से रायपुर एयरपोर्ट पहुँचते हैं। रायपुर एयरपोर्ट पहुँचने के बाद उन्होंने पहले से ही दिल्ली की 2 टिकट बुक करा रखी थी और टाइमिंग वही था। एयरपोर्ट जाने के बाद सीधे दिल्ली की फ़्लाइट में दोनों बैठते हैं और दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब इधर ये कहानी। उधर सिक्योरिटी गार्ड और केयरटेकर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब पुलिस अपार्टमेंट पहुंची, उसने लिफ्ट में बदबू को फील किया, देखा फर्श के बाहर कुछ गीला गीला, उसे लगा कि ये पक्का कुछ ब्लड टाइप है। अब पूछा गया कि भाई कौन सा फ्लैट, किस फ्लैट में रहते हैं, कहाँ, तो बताया गया कि वो 6th फ्लोर पे है। अब पुलिस वहाँ गई, दूसरी चाबी ली, पूछा गया ये लोग कब से हैं, तो पहला डाउट तो ये हुआ, पुलिस को पता चला कि कुछ दिन पहले यहाँ पर आए हैं रेंट पर। अब पुलिस ने घर की तलाशी ली, जब तलाशी ली तो घर के अंदर से बदबू, कुछ जगह पर ब्लड स्पॉट। अब पुलिस को हो गया डाउट। अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को जब खंगालना शुरू किया तो फिर वो कार, फिर वो ट्रंक, और इस दौरान में कहीं से खबर आई कि वाटर पार्क के पास एक लावारिस ट्रंक मिला है। अब पुलिस की टीम उस ट्रंक तक पहुंचती है, वहाँ पहुंचती है, उस ट्रंक को खोला जाता है, उसके अंदर से एक बैग मिलता है, बैग बाहर निकाला जाता है, काफ़ी हेवी, तो पता चला बैग में तो पूरा सीमेंट जम चुका है। अब उस सीमेंट को तोड़ा जाता है, जैसे ही सीमेंट हटाया जाता है, अंदर से वही खौफनाक सच जो मुस्कान के ड्रम से निकला था, सौरभ की शक्ल में। अब लाश किसकी? तो पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरा देखा और पता किया कि 21 जून को शाम को ये 6th फ्लोर पे कौन कौन गया, तो पता चला एक बुजुर्ग आदमी था, और वो वॉकर भी जो है इन दोनों के फ्लैट से मिला, अंकित और शिवानी के। तो वॉकर वहाँ है और बुजुर्ग गायब।
अब पुलिस ने पता किया, बुजुर्ग भी वहीं पास में रहते थे, पता चला वो तो गायब है 2 दिन से। तो उनका नाम था कैलाश। अब लाश मिल चुकी है, कातिल गायब है। सीसीटीवी कैमरे, सबसे पहले उस ट्रंक के बारे में, ट्रंक पे जिस शॉप से ख़रीदा गया था उस शॉप का नाम था। पुलिस पहुंची, वो गोला बाज़ार मार्केट है, वहाँ जाकर पता चला कि हाँ भाई ये ट्रंक इस दुकान से ख़रीदा गया। उन्होंने पूछा कौन थे, उन्होंने कहा लेडीज़ और एक लेडी और एक जेंट थे। सीसीटीवी कैमरा दिखा तो वही स्कूटी पर नज़र आए, टेम्पो के साथ दोनों। इसके बाद अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो वहाँ से वो निकलते हुए दिखे, लिफ्ट में दिखे, क्लियर हो गया था। अब पुलिस ने जब इन्होंने रेंट लिया तो वो देखा कि कोई पहचान पत्र दिया होगा, आधार कार्ड दिया था, आधार कार्ड फेक निकला। अब पुलिस देखा ये क्या, खैर अब वो कार का नंबर था पुलिस के पास। अब उस कार नंबर से पुलिस पहुंची कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर, पता चला कि ये अभी हफ्ता भर पहले सेकंड हैंड ख़रीदा गया है। अब पुलिस वहाँ तक पहुंची जिसने बेचा। उसने कहा हाँ साहब हमने तो बेचा था। तो उसने कहा कि ख़रीदने वाले का नाम पता, पहचान पत्र। उसने कहा हाँ आधार कार्ड दिया है। अब पुलिस ने आधार कार्ड देखा तो वो भी फेक। फिर पुलिस ने दिमाग लगाया, उसने कहा अच्छा पेमेंट कैसे किया था, कैश या क्या? नसीब अच्छा था पुलिस का। उन्होंने कहा नहीं साहब उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया था। अब जब ऑनलाइन पेमेंट किया और उस ऑनलाइन की डिटेल पुलिस ने निकाली तो बस कातिलों से ये गलती हुई थी। उन्होंने सब कुछ तो फर्जी बनाया, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट अपने ओरिजिनल बैंक अकाउंट से कर दिया और उस ऑनलाइन पेमेंट से उनका नाम, पता, एड्रेस सब मिल गया। फिर पुलिस ने तफ्तीश की कि एयरपोर्ट की तरफ गए, गाड़ी सीसीटीवी कैमरे में कैद था। एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, वहाँ पता किया गया। अब ओरिजिनल नाम मालूम था पुलिस को। अब पुलिस ने वहाँ चेक किया, पता चला कि हाँ 2 टिकट दिल्ली की फ़्लाइट की बुक थी, अंकित और शिवानी। अब पुलिस ने फ़ौरन दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया। इसके बाद उस बैंक अकाउंट के थ्रू जिससे ऑनलाइन पेमेंट किया था, दिल्ली का एक एड्रेस मिला। फ़ौरन दिल्ली पुलिस पहुंची। ये लोग दिल्ली में उसी जगह पर थे। दोनों को दिल्ली पुलिस ने दबोच लिया। रायपुर पुलिस को इन्फॉर्म किया, राय पुलिस आती है और इन दोनों को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद अब इनसे पूछताछ होती है। जब पूछताछ होती है तो फिर वो कहानी सुनाते हैं। कहानी ये थी कि अंकित एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का बेटा था, लेकिन खुद पेशे से एक वकील था और वो भी छत्तीसगढ़ पुलिस में थे, उसके पिता। तो ये जो कैलाश शख्स थे, जो बुजुर्ग इंसान, कुछ वक्त पहले इनका एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें इनकी दोनों पैर में चोट लगी और ये वॉकर के सहारे चल रहे थे। तो इसी दौरान में ये एक चूँकि वकील भी था तो कानूनी पन्नों को या कोई दस्तावेज़ खरीद फरोख्त, इन सारी चीज़ों को ये इसमें मदद करता था। तो किशोर को अपने गांव की एक पुश्तैनी ज़मीन बेचनी थी। उसका ज़मीन को बेचने के लिए उन्हें कानूनी दस्तावेज़ और उसके लिए एक वकील की ज़रूरत थी। वकील के तौर पर अंकित उनके सामने आया। फिर डील हुई, सौदा हो गया। 50 लाख रुपए में वो ज़मीन बिक गई। जब बिक गई तो अब अंकित चूँकि एक वकील था, उसे पता था कि किशोर के पास इस वक्त 50 लाख रुपीज़ है, वो भी कैश। उसने उनसे 20 लाख रुपए उधार मांगे, उन्होंने दे दिए। अब वो कुछ दिन के बाद पैसे मांगने लगे, अंकित दे नहीं रहा है। अब वो बार बार मांगे। अब अंकित और शिवानी ने तब प्लान किया कि ये तो मांगता रहेगा, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा देखो इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, अकेला रहता है, अगर हम इसे मार डालें तो हमें ये उधार की रकम वापस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर पत्नी ने भी कहा इससे बेहतर क्या होगा, और इसी के बाद इन दोनों ने मारने का प्लान बनाया। और ये प्लान ऐसा था कि सबसे पहले इन्होंने एक रायपुर में आकर, जहाँ पर ये किशोर रहते थे उसके बराबर के अपार्टमेंट में किराए पर फ्लैट लिया। फिर एक बैग ख़रीदा क्योंकि लाश को बैग में ठिकाने लगाना है। फिर एक सेकेंड हैंड कार ख़रीदी और सब कुछ फेक आधार से ताकि इनकी शिनाख्त ना हो। और फिर दिल्ली में भी एक अलग जगह पे किराए का घर लिया। तो प्लान ये था कि ये मर्डर करने के बाद दोनों रायपुर से दिल्ली आएंगे और दिल्ली में उस किराए के घर पर कुछ वक्त तक छुप कर रहेंगे और फिर अपने किसी और शहर में निकल जाएंगे। लेकिन कदम कदम पर सीसीटीवी कैमरे ने इन दोनों को, या फिर उस जो ट्रंक था, कैद कर लिया। और एक ऑनलाइन पेमेंट पुलिस को वहाँ तक पहुँचा देती है और इस तरीके से इनका राज खुल जाता है। ये कहानी फिर एक बार साबित करती है कि आप चाहे कितना भी सोच लें, एक गलती और आप कानून के शिकंजे में। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अमित करकेट्टा, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अमित। और ये भेजा पूनम जी ने है, साथ ही इशिका राणा, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे इशिका। भेजा आकाश राणा ने है। सरस्वती प्रजापति
प्रजापति, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सरस्वती जी। और ये अनिल प्रजापति जी ने भेजा, उनकी वाइफ हैं सरस्वती जी। मोहम्मद नफीस, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे नफीस। और ये भेजा है असलम परवेज़ ने, असलम परवेज़ के भाई हैं नफीस। हिना खान, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हिना। और ये भेजा है रूबी खान ने, उनकी सिस्टर है। अंजलि सिंह का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अंजलि। और ये भेजा मोनू सिंह ने। इसके अलावा डॉक्टर कृष्ण कुमार, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे डॉक्टर कृष्ण कुमार जी। और ये भेजा डॉक्टर नेहा ने, डॉक्टर नेहा कृष्ण कुमार जी की वाइफ है। साथ ही अब्दुल कादर खालक, लॉस एंजलिस यूएस में है ये, और इनकी एनिवर्सरी है। तो कादर खालक साहब, दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। मैंने पहले भी शायद कहानी में जिक्र किया, जब मैं एलए गया था लास्ट ईयर यूएस, तो कादर खालक साहब बहुत दूर से ख़ास तौर पर मिलने आए थे, क्योंकि इन्हें क्राइम तक कहानी के ज़रिए पता चल गया था कि मैं वहाँ आ रहा हूँ, और इनकी मोहब्बत देखकर मैं दंग रह गया था। तो थैंक यू सो मच कादर खालक साहब, आपके इस प्यार मोहब्बत के लिए, और दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप दोनों की जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे, आप लोग खुश रहे, यही दुआ है। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।